Greetings everyone. So today we will be practicing one question on depreciation. See, अभी हमने depreciation में क्या सीखा है? Calculation of depreciation under straight line and WDV method. ठीक है, ये हमने दो मेथड सीखे हैं कैलकुलेशन के, और अकाउंटिंग समझी है हमने विद प्रोविजन एंड विदाउट प्रोविजन. सो इन्हीं के बेसिस पर आप ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे. नाउ वी हैव इन्वॉल्व मोर देन वन मशीन हेयर. ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 A Limited purchased a machine for 3 lakh. So this is one machine that you are acquiring. Then on 30th of September 2019, ठीक है, एक और मशीन आप 2019 में सितंबर एंड में बाय कर रहे हो फॉर 1,50,000. सो इस क्वेश्चन में दो मशीन्स हो गई. सो जो वर्किंग नोट बनेंगे उसमें हम मशीन 1 मशीन 2 दोनों के नोट बनाएंगे और टोटल वैल्यू भी साथ के साथ लिख सकते हैं. वंस द कैलकुलेशन पार्ट इज डन, उसके बाद आप अकाउंट्स जैसे कहा जाएगा वैसे बना लोगे. डेप्रिसिएशन भी हमें दे रखा है 10% पर एनम. पर एनम का मतलब होता है टाइम पीरियड का ध्यान रखो. जिस ईयर में हम एसेट्स खरीदते हैं और जिस ईयर में हम सेल करते हैं, हमें टाइम के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन लगाना होगा. जितना टाइम एसेट हमारे पास रही है उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा. मेथड हमें बता दिया रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब जो बैलेंस कम हो के आता जा रहा है, दैट इज़ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. इसमें हमें अप्लाई करना है. सो नाउ बिफोर वी मेक द नोट्स, एक बार हम अकाउंटिंग ईयर में टाइम लाइन पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं. रीज़न बीइंग, जो हमारे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस हैं ये एक ईयर के नहीं होते स्पेसिफिकली. दे मे स्पैन फॉर 2 years 3 years 4 year एट्सेट्रा. ठीक है, और उसमें हमारी किसी ईयर में कोई ट्रांजैक्शन है, किसी में कोई है, तो हमें एक टाइम लाइन पर क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए. आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, पहली एसेट आप खरीद रहे हो, और अगर हमें कुछ ना दे रखा हो क्वेश्चन में तो हम फाइनेंशियल ईयर मानते हैं. सो हमारा जो फर्स्ट है इसमें टाइम लाइन पर यू कैन से कि हमारा ईयर हो गया 2018-19. ये फर्स्ट ईयर हो गया विच इज़ स्टार्टिंग ऑन 1 April 2018 एंडिंग ऑन 31 March 2019. नेक्स्ट ईयर में 12 मंथ्स कंप्लीट हुए. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 2019-20 नेक्स्ट ईयर हो जाएगा. सो 1 April 2019 ये फर्स्ट ईयर का एंड है, सेकेंड ईयर का बिगनिंग है, और ये चलेगा हमारा 31 March 2020 तक. उसके बाद हमारा नेक्स्ट ईयर आ जाएगा थर्ड ईयर 2020-21. तो ये यहाँ 1 April 2020 से स्टार्ट होगा और 31 March 2021 तक चलेगा. सो 3 years जो हमें कहा है ना, फर्स्ट 3 years का अकाउंट बनाना है, वो ये 3 years हैं. अब इसमें ट्रांजैक्शंस क्या हैं? 1 April को यहाँ पर हमने M1 खरीद ली 3 लाख रुपीज़ की. नेक्स्ट हमने 30 सितंबर, तो 30 सितंबर हमारा आएगा इस ईयर में. सो यहाँ हमने बीच में कहीं 30 सितंबर को, ठीक है, मशीन 2 खरीद ली है फॉर 1,50,000. ठीक है, इसके बाद थर्ड ईयर में कुछ नहीं हो रहा है, बस यही है. सो अब इस टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली जब हम इसमें वर्किंग नोट्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या है, मशीन 1 है और मशीन 2 है. साथ में हम टोटल कर सकते हैं. ओके, अब मशीन 1 हमारी फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 2018 को, तो मशीन 1 हमने परचेज कर ली 3 लाख रुपीज़ की. अभी तक हमारे पास सेकंड मशीन नहीं आई है. अब फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही मशीन बाय की है, नथिंग एल्स. तो हमें पता है एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. ठीक है, 10% पर एनम WDV. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन लेना है. सो प्रेजेंटली तो वैल्यू 3 लाख है, इसका 30,000 डेप्रिसिएशन आ गया. पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट बिल्कुल बिगनिंग में खरीदी थी. सो अब बैलेंस बच गया 1/4/2019 को 2,70,000. अब सेकेंड ईयर जो आया, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, एक और एसेट आपने खरीद ली 30 सितंबर को. सो इस ईयर में 30 सितंबर को हमारे पास सेकेंड मशीन आ गई 1,50,000 की. ठीक है ना, तो आपको जो कहा है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसमें करना है.
सो 1,50,000 की आपकी सेकेंड मशीन आ गई। अब इसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो फर्स्ट मशीन में 10% डेप्रिसिएशन इस मशीन का आ जाएगा 27,000 बिकॉज इट सेज WDV। सेकेंड मशीन का कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 1,50,000 इंटू 10%। पर क्योंकि ये मशीन हमने बाय की है 30 सितंबर को, तो इस डेट से लेके इस पर्टिकुलर ईयर में यहाँ पे ये मशीन हमारे पास आई। सो 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हमारे पास रही है, 6 मंथ्स। तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का ही चार्ज करेंगे। ठीक है, तो अब आ गया 1,42,500 सेकेंड मशीन की वैल्यू एंड 2,43,000 फर्स्ट मशीन की बुक वैल्यू। ये इनकी वैल्यूज़ आ गई। अब थर्ड ईयर में देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन, नो परचेज, नो सेल, सो सिर्फ हम 10% पर एनम डेप्रिसिएशन लेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब इस पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24,300 और सेकेंड मशीन का आ जाएगा 14,250। तो बैलेंसेस कितने बच गए, इनकी बुक वैल्यूज़ बच गई। और यहाँ पर बुक वैल्यू कितनी बच जाएगी, ठीक है। अब आप टोटल चाहो तो यहाँ लिख सकते हो क्योंकि वो हमें अकाउंट बनाने में हेल्प करेगा। परचेज सेल की लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन और बैलेंस ज़रूर पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन था 30,000 का टोटल और वैल्यू थी 2,70,000। सेकेंड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन का टोटल हो गया 27,500, 24,500 और बैलेंस जो है बुक वैल्यू है इसका टोटल हो गया 3,85,500। ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली नेक्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन है 550 और 38,550 और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा वो यहाँ से भी माइनस करके आ सकता है और क्लोजिंग बैलेंस आप बैलेंसेस का टोटल भी कर सकते हो। सो 950 और 3,46,950। ठीक है, ये आ गए हमारे बैलेंसेस। सो ये वर्किंग नोट हमारा अगर बन जाता है तो अब हमें अकाउंट कैसे बनाने हैं, डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली चार्ज्ड इन द एसेट अकाउंट या फिर डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड थ्रू प्रोविजन। दोनों मेथड में अकाउंट बनाना बहुत इजी है। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन हमें कहाँ चार्ज करना है, इट इज़ टू बी चार्ज्ड टू द एसेट अकाउंट इटसेल्फ, मतलब प्रोविज़न में नहीं है तो हम सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाएंगे। सो एक मशीन अकाउंट बनेगा, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। सो किस तरह से बनता है, एज एन एसेट जो भी इंक्रीज़ है वो डेबिट में, जो डिक्रीज़ है वो क्रेडिट में। डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है तो वो एज एन एक्सपेंडिचर डेबिट में लिखा जाता है और क्रेडिट में इसकी ट्रांसफ़र होती है। सो स्टार्टिंग विद मशीन अकाउंट, मशीन में सबसे पहले यहाँ वर्किंग नोट से फॉलो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप्रैल 2018 को बैंक अकाउंट हमने एसेट खरीद ली 3 लाख की। फिर इस पर्टिकुलर ईयर में एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सो 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000 और इसी डेट को इसका बैलेंस आ गया 2,70,000। अकाउंट क्लोज हो गया। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब सेकेंड ईयर में क्या सीन है, सेकेंड ईयर में एक एसेट बाय की है और फिर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। सो आपने 30 सितंबर को जो एसेट बाय की उसकी एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट 1,50,000। देन एंड में आके आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन है, 27,000 फर्स्ट का था, 7,500 सेकेंड मशीन का था, टोटल हो गया 34,500। तो आप टोटल भी लिख सकते हो या यहाँ डिटेल में भी लिख सकते हो, अप टू यू।
ठीक है, एंड में हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया, हमने टोटल किया हुआ है ना 3,85,500 बैलेंस हमने लिख दिया। इस बैलेंस को भी आप बाइफरकेट करके यहाँ लिख सकते हो M1 M2, हमारे पास सारी डिटेल्स हैं। इस वर्किंग नोट का बेनिफिट यही है कि एवरी इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन योर टिप्स, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे चाहो अपने अकाउंट में प्रेजेंट करो। ठीक है, अब इस ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। अब थर्ड ईयर में तो कुछ नहीं किया, नो परचेज नो सेल, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सो एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 38,550 और बाकी का सेम डेट को बैलेंस हो जाएगा 3,46,950। तो इस तरह से हमारे एसेट्स अकाउंट क्लोज होते हैं। जो भी हमारा बैलेंस है वो नेक्स्ट हमारे ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ज़रूर शो करते हैं। सो यहाँ पे आपके 3 इयर्स के अकाउंट क्लोज हो गए। मशीनरी अकाउंट इस तरह से आपने बना लिया, बस एसेट की एंट्रीज करो और हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस लिखते जाओ। नाउ कमिंग टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन तो आपका यहाँ से कनेक्टेड है ना, यहाँ ये डेप्रिसिएशन है, मशीन अकाउंट से डेप्रिसिएशन का चार्ज आया है। सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपके पास इसका चार्ज कहाँ से आया, मशीन अकाउंट से इसका चार्ज आया 30,000। अब क्या करना होता है इसे, डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसे हमें बैलेंस नहीं रखना, इसे कहीं नहीं लेके जाना, मतलब रखना नहीं है। सो जस्ट क्लोज इट, आप इसे P&L में क्लोज कर देते हो, कोई बैलेंस मेंटेन नहीं होता। नेक्स्ट ईयर फिर से एंड में हमारा डेप्रिसिएशन का चार्ज आएगा मशीन अकाउंट से 34,500 और सेम डे को आप इसको P&L में क्लोज कर देते हो, क्योंकि सारे नॉमिनल अकाउंट्स हमारे P&L में क्लोज होते हैं। वी डू नॉट मेंटेन दीज अकाउंट्स, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 38,550 नेक्स्ट ईयर का। सो यहाँ पर आप नेक्स्ट ईयर में इसे भी P&L में क्लोज करोगे। सो दिस इज़ हाउ वी मेक आवर अकाउंट्स अंडर दिस सिस्टम, जब एसेट्स में डायरेक्टली चार्ज किया जाता है, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास। नाउ कंसिडर अगर हमें यही चीज़ बनानी हो सेकेंड मेथड में, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो आपको क्या कह रहा था कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज डायरेक्टली इन द एसेट अकाउंट, सेकेंड केस है इट इज़ रिकॉर्डेड इन प्रोविजन अकाउंट। नाउ इफ़ यू रिकॉर्ड इट इन प्रोविजन अकाउंट तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे अकाउंट्स में। नाउ कंसिडर मशीन अकाउंट। अब मशीन अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी चार्ज कर रहे हैं, अगर हम प्रोविज़न अकाउंट बनाते हैं तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज नहीं होने हैं। इसका मतलब जब हमारा मशीन अकाउंट बनेगा इस मेथड के अंदर, तो वो किस तरह से जाएगा, सेकंड केस में मशीन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपके पास एसेट आई 3 लाख की, ठीक है। अब आपको डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज नहीं करना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपका बैलेंस 3 लाख ही मेंटेन रहेगा। सो एसेट विल बी शोन एट इट्स कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट ईयर अब बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया मशीन 1 का 3 लाख। अब आपने नई मशीन और ख़रीद ली इस ईयर में, यू हैव बॉट इट ऑन 30th September। अब आपने इसे ख़रीदा 1,50,000 पे, बट अगेन एंड में क्या है, हमें डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज नहीं करना। सो बैलेंस आ जाएगा 4,50,000। सो जब हम प्रोविज़न अकाउंट बनाते हैं तो हमारी एसेट्स दे आर टू अपीयर ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर बैलेंस आ गया ब्रॉट डाउन 4,50,000। अब इस ईयर में तो कुछ और परचेज किया नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपका बैलेंस एज इट इज़ रहेगा। सो जब हम प्रोविज़न के थ्रू एंट्री करते हैं तो हमारी एसेट अकाउंट में सिर्फ परचेज और सेल रिकॉर्ड होती है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता। सो इन अ वे हमारी एसेट कॉस्ट प्राइस पे आती है, ठीक है। तो ये एसेट अकाउंट ऐसे आएगा। नाउ कंसिडर नेक्स्ट अकाउंट, क्योंकि हमें तो सारे अकाउंट बनाने हैं ना।
अब कंसिडर दिस डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या हुआ, डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो रहा है, P&L में भी ट्रांसफ़र होगा। डिफरेंस कहाँ है? जस्ट पॉज फॉर अ मिनट एंड थिंक इट ओवर कि डिफरेंस कहाँ है। डिफरेंस है सिर्फ रिकॉर्डिंग में। ये जो डेप्रिसिएशन पहले आपके पास मशीन अकाउंट से आ रहा था, अब ये डेप्रिसिएशन मशीन से नहीं आना है। ये कहाँ से आना है? आपको इसे रिकॉर्ड करना है प्रोविज़न अकाउंट में। सो इन द डेप्रिसिएशन अकाउंट आप ईयर एंड में जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से रिकॉर्ड होगा। कैलकुलेशंस हमारे पास हैं, ठीक है ना, कहीं भी हमें अब कैलकुलेशन का नहीं सोचना है। अब ये डेप्रिसिएशन हमारा P&L में क्लोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर में फिर से आपका बैलेंस आएगा, मतलब जो आपका डेप्रिसिएशन है वो आएगा, प्रोविज़न से आएगा। और क्लोज कहाँ करना है आपको इसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि है तो नॉमिनल अकाउंट ना। सो सारे इनकम एक्सपेंसेस P&L में चले जाते हैं। नेक्स्ट ईयर अगेन डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा प्रोविज़न से और वो क्लोज हो जाएगा P&L में। अब इनके बीच में जो मिसिंग लिंक है वो क्या रह गया अकाउंट्स में? मिसिंग लिंक क्या है कि हमने डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लिखा, हमने डेप्रिसिएशन प्रोविज़न अकाउंट में लिखा है, जिसकी वजह से हमारी जो एसेट है, ये एसेट हमारी बुक वैल्यू पे आती जा रही है, कॉस्ट प्राइस पे आती जा रही है, सॉरी। ठीक है, अब कोई हमारा ये एसेट अकाउंट देखेगा तो दे विल से कि अरे ये तो नई की नई एसेट है, बट एक्चुअल में तो एसेट की वैल्यू इतनी नहीं है। एसेट की वैल्यू कम हुई है बिकॉज आपने इस एसेट को यूज़ किया है। सो हम एक और अकाउंट इसमें साथ में बनाते हैं प्रोविज़न मेथड में, विच इज़ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है एक वैल्यूएशन का अकाउंट है। वैल्यूएशन मतलब ये अकाउंट हम बनाते हैं एसेट को उसकी ट्रू वैल्यू पे दिखाने के लिए। तो देखो जहाँ तुम्हारी एसेट यहाँ आपने जब एसेट शो करी 3 लाख पे, पर ये इसकी ट्रू वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू कम है। अब हम कमी इस अकाउंट में तो नहीं कर रहे हैं, तो हमें कहीं तो कम दिखाना पड़ेगा ना। तो जो इसकी कमी है इस एसेट में, जो वैल्यू कम हुई है, जो डेप्रिसिएशन आया है, उसे हम प्रोविज़न में जोड़ते जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका जो कमी है वो इसमें डेप्रिसिएशन करके 31 मार्च 2019 को हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे इसमें 30,000। तो जो डेप्रिसिएशन एसेट में कम होना था, यहाँ आना था, वो प्रोविज़न में एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो सेम डे इसको बैलेंस कर देंगे, ये बैलेंस कैरी होगा। अब जब बैलेंस शीट में शो करने की बारी आएगी ना, तो आप क्या कहोगे, आपकी मशीन का बैलेंस है 3 लाख, लेकिन इसके अगेंस्ट प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी है 30,000, विच मीन्स 2,70,000 हमारा बैलेंस बच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? अब आपके पास बिगनिंग में ही एक बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है। अब आप इस ईयर में और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, कितना किया था? 34,500। अब आपका एंड में क्या होगा? बैलेंस कितना कैरी करोगे? 64,500। तो जब बैलेंस शीट में शो करने की बारी आएगी तो इस ईयर में होगा मशीनरी 3 लाख की है प्लस 1,50,000 जो बाय किया था, मतलब मशीन का बैलेंस 4,50,000 है, लेकिन इसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हो चुका है 64,400। सो अल्टीमेटली जो हमारी एसेट है वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे बुक्स में आ रही है। बैलेंस शीट जो है वो शो करेगा एसेट की वैल्यू इतनी है, अकाउंट में ये नई की नई दिख रही है क्योंकि इसका वैल्यूएशन प्रोविज़न के साथ मिल के हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर फिर से बैलेंस आ गया 64,500। एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कहाँ से किया आपने? प्रोविज़न में चार्ज किया डेप्रिसिएशन। सो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा
1,03,050. सो इस तरह से प्रोविजन मेथड में हम 3 अकाउंट्स बनाते हैं एंड वी मेक प्रॉपर वर्किंग नोट्स फॉर द सेम ऑल्सो. ठीक है. सो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि वेन एवर वी हैव मोर देन वन एसेट एंड यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस. आपके क्वेश्चंस इसी तरह के होंगे और उसमें सेल की ट्रांजेक्शन्स भी आएंगी. विल कवर सेल्स नेक्स्ट टाइम. ठीक है. सो आपको क्या करना चाहिए सो दैट वी डू नॉट मिस ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सबसे पहले जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको टाइम लाइन पर ले लो. ठीक है. ये आपकी टाइम लाइन है. ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया. अब इनमें जो परचेज हुई है और आगे क्वेश्चंस में जब सेल आएगी उसको टाइम लाइन पर लिख दो. तो जब ये वर्किंग नोट बनेंगे आपको पता है कि फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, इनका क्या स्टेटस है, कब ये बिजनेस में आ रही हैं, कब जा रही हैं. देन अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन आप इनको नोट कर लो, डेप्रिसिएशंस चार्ज कर दो. जब ये कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी आपकी, ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये आपका अगर कैलकुलेशन सारी डन है तो अब इसे चाहे आप विदाउट प्रोविज़न प्रेजेंट करें या विद प्रोविज़न प्रेजेंट करें. इट इज़ अप टू यू. मतलब जैसा आपका क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं. तो प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, प्रेजेंटेशन ईजीली हो जाती है. द ओनली थिंग इज़ कि कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन विच यू कैन प्रैक्टिस. सो आप ये जो क्वेश्चन है दिस वी हैव डन राइट नाउ. Now you can practice another question of the similar type ताकि आपको पक्का हो जाए कि मुझे ये questions करने आ गए हैं. After this we can work for sale of machines. तो अब next हमारा topic होगा sale of an asset. सेल में भी 2 methods हैं. सेल हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं एसेट अकाउंट में या हम रिकॉर्ड करते हैं थ्रू द asset disposal account. Okay, so you can work on that. All right, so that is it for the day. Thank you very much.